नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। राजस्थान के टॉप 10 पलटीबाज पड़े विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए कहां से कहां पहुंचे ये नेता। मुंबई में 8 से 11 नवंबर तक हो सकती है बारिश, पुणे, सातारा और सांगली में बरसेंगे बादल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात और दिन के उजाले में जल गए हजारों मोबाइल के टॉर्च। दुनिया का सबसे बड़ा सूदखोर बना चीन, करा रहे पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे भारत के पड़ोसी खुलासा। केजीएफ और बाहुबली को मात देने आ गए कमल हसन, बर्थडे पर रिलीज किया ठग लाइव का धमाकेदार टीजर। अब खबरें विस्तार से। एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी की विचारधारा को हमेशा कोसता रहता है, दूसरे दल की रीति नीतियों को हमेशा जनविरोधी बताता है, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आता है और टिकट कटने की नौबत आती है तो अक्सर नेता दल बदल लेते हैं। देश प्रदेश में ऐसे कई दिग्गज नेता है जो केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद चुनावी टिकट कटने के बाद अपनी पार्टी को गलत और दूसरी पार्टी की विचारधारा को जनहित की बताकर दल बदल लेते हैं। यहाँ हम ऐसे ही कुछ दल बदलू नेताओं के बारे में जानेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान इस बार भी कई नेताओं राजनीतिक पार्टियां बदली ही है। कोई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आता है तो कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में। तीसरे मोर्चे के कुछ नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस का दामन थामा है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर तीसरे मोर्चे की पार्टी का दामन थाम लिया है। ऐसे दल बदलुओं को कांग्रेस और बीजेपी ने तुरंत टिकट दे दिया। अब आपको बताते वो कौन है जिन्होंने मौके पर चौका मारा है। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और बाड़ी से विधायक बने। फिर वर्ष 2013 और 18 में कांग्रेस के टिकट पर लगातार 2 बार विधायक बने। 5 नवंबर को वे बीजेपी में शामिल हो गए और कुछ घंटों बाद ही बीजेपी में मलिंगा को बाड़ी से बीजेपी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। कुछ महीनों पहले ही इन्हीं मलिंगा के कारण बीजेपी ने विधानसभा की कार्रवाई ठप कर दी थी। कांग्रेस के टिकट पर बाड़मेर से 3 बार लोकसभा सांसद रहे कर्नल सोनाराम ने वर्ष 2004 में चुनाव हारने के बाद वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। वर्ष 2014 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा सांसद बने। अब वे बीजेपी छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस ने कर्नल सोनाराम को गुडामालानी से प्रत्याशी घोषित कर दिया। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुभाष मिल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वे चुनाव हार गए। इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी में आते ही बीजेपी ने मील को खंडेला से प्रत्याशी घोषित करते हुए चुनावी मैदान में उतार दिया। वर्ष 2008 में दर्शन सिंह गुज्जर ने बसपा के टिकट पर करौली से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे चुनाव हार गए। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस के टिकट पर करौली से विधायक चुने गए थे। वर्ष 2018 में भी कांग्रेस ने दर्शन गुज्जर को टिकट दिया, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। सचिन पायलट के समर्थक नेता माने जाने वाले दर्शन सिंह गुज्जर को इस बार टिकट नहीं मिला तो 1 नवंबर को वे बीजेपी में शामिल हो गए। अगले ही दिन बीजेपी ने दर्शन गुज्जर करौली से प्रत्याशी घोषित कर दिया। बीजेपी नेता के तौर पर सुभाष महरिया सीकर लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे हैं। वे केंद्रीय मंत्री भी बने। वर्ष 2016 में वे बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आ गए। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, लेकिन 3 लाख वोटों से हार गए। कांग्रेस से रहते हुए 2018 के विधानसभा चुनाव में सुभाष महरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थन में खूब प्रचार किया, लेकिन अब वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने महरिया को डोटासरा के सामने लक्ष्मणगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। उदयलाल डांगी पहले बीजेपी में थे। वल्लभनगर उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया
तो वे बीजेपी छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हो गए। अब वे फिर से बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उन्हें वल्लभनगर से प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। नागौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुकी ज्योति मिर्धा ने पिछले दिनों बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होने के कुछ दिनों बाद बीजेपी ने मिर्धा को नागौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित करके चुनावी मैदान में उतारा। पिछले विधानसभा चुनाव में किशनगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी रहे विकास चौधरी को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया। चौधरी ने नाराज होकर बीजेपी छोड़ दी और वे कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होते ही विकास को किशनगढ़ से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। ओम प्रकाश हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नजदीकी नेता माने जाते रहे। पहले वे बीजेपी में थे, बाद में पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। निर्दलीय विधायक बनने पर हुड्डा ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया। अब कांग्रेस ने हुड्डा को महुआ से प्रत्याशी घोषित कर दिया। बाड़मेर की शिव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जालम सिंह रावालोत पिछले दिनों आरएलपी में शामिल हुए। इसके साथ ही पूर्व विधायक तरुण राय कागा ने भी आरएलपी का दामन थामा। आरएलपी ने रावालोत को शिव और कागा को चौहटन विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। मुंबई में 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक बारिश होने की संभावना है। बारिश के कारण वायुमंडल में कण तत्व सेटल हो जाएंगे, जिससे हवा की क्वालिटी सुधरेगी। प्रदूषण से यहाँ के लोग यानी मुंबई के लोगों को राहत मिलेगी। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और मुंबई के कुछ क्षेत्रों में 5 से 8 mm बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इसी बीच मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में 8 नवंबर से 11 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने जताई है। बारिश हुई तो मुंबईकरों को प्रदूषण से राहत मिल सकती है। बारिश के कारण वायुमंडल में मौजूदा कण तत्व सेटल हो जाएंगे, जिससे हवा की क्वालिटी भी सुधरेगी। मुंबई में प्रदूषण से यह हाल है कि लोगों का सांस लेना दुभर हो गया है। AQI गंभीर स्थिति में है। कई इलाकों में धुंध की चादर सुबह से लेकर शाम तक छाई रही है। मुंबई में प्रदूषण का मामला हाई कोर्ट भी संज्ञान में ले चुका है और अफसरों को फटकार लगाई है। दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर भी नियम जारी हो गए। मुंबई में कंस्ट्रक्शन के कामों पर निगरानी है, कई पर रोक लगा दी गई है। अब बारिश होने से इस धुंध और धूल से मुंबई के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई में रात का तापमान भले ही 24 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया, लेकिन दिन का तापमान अब भी 35 डिग्री से 36 डिग्री के बीच चल रहा है। पिछले 20 दिनों के आंकड़े दर्शाते हैं कि मुंबई उपनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। सोमवार को अधिकतम तापमान में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्रीय मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार उपनगर में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहर का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अरब सागर में कम दबाव के चलते होंगी बारिश। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपाड़िया ने बताया कि अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। 8 तक यह रेडी हो जाएगा, जिसके चलते मुंबई के कुछ क्षेत्रों में 5 से 8 mm बारिश होने की संभावना है। बारिश यदि हुई तो मुंबई की एयर क्वालिटी भी सुधरेगी। मौसम विभाग का पूर्ण अनुमान लगाने वाली संस्था स्काईमेट के प्रमुख मेट्रोलॉजिस्ट महेश बलावत ने बताया कि मुंबई में बारिश होने से 50-50 चांसेस है, यानी मुंबई में बारिश होने के 50-50 चांसेस है। पुणे, सतारा, सांगली में बारिश होगी। मुंबई के आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस होगी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने जमकर कांग्रेस पर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने आदिवासियों का बजट 5 गुना बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हो रही है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरजपुर के विश्रामपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। हमारी सरकार ने आदिवासी हितों के लिए तिजोरी खोल दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मेरे लिए सेवा काल है। मैं सत्ता में विश्वास नहीं करता हूं। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार ने 5 गुना बजट बढ़ा दिया है। मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं। ये मोदी काम है।
पीएम मोदी ने कहा कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने ऐसे नियम बनाए थे कि गरीब का बच्चा अपने गांव की भाषा में पढ़ा है तो वह डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता था। इनके शासन में डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए अंग्रेजी का आना जरूरी था। आजादी के बाद भी अंग्रेजी का भूत नहीं उतरा। पीएम मोदी ने कहा कि आपकी तकलीफ मुझे पता है, अब गरीब का बच्चा भी अपनी भाषा में डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आवत है। कांग्रेस जब जब सरकार में आती है तब तब देश में आतंकियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। अपराध और लूट पाट का राज ही चलता है। हमसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को छीन लिया गया। आपको बम बंदूक के साए में जीना है क्या? आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन बेटा शाम को घर ना लौटा तो उसका क्या काम है? इसलिए कांग्रेस का सफाया जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में सरगुजा क्षेत्र में मानव तस्करी की घटनाएं बढ़ गई है, नशा का कारोबार बढ़ा है, बेटियां कहाँ गई, इसका कांग्रेस नेताओं के पास जवाब नहीं। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण तीज त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है। पूरे सरगुजा से एक ही आवाज आ रही है, अब नहीं सहन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को झूठे नारे दिए हैं। उन्हें काम के लिए 5-6 दशक मिले थे। वे लोग घर और जेब भरने में लगे थे। गरीबी हटाते हटाते कांग्रेस के नेता खुद अमीर हो जाते हैं। आपका मोदी गरीबी से निकल कर आया है और मैं गरीबी का दर्द समझता हूँ। मैं गरीबी को झेल कर आया हूँ। मोदी ने कहा कि कोरोना काल में सारी दुनिया मौत से मुकाबला कर रही थी। पीएम मोदी ने गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं का जिक्र किया। मुफ्त अनाज की योजना बढ़ाने की घोषणा पीएम मोदी ने फिर से की है। साथ ही पीएम मोदी ने रैली में आए लोगों से पूछा कि आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो मोबाइल का टॉर्च जलाकर समर्थन कीजिए। रैली में मौजूदा भीड़ ने मोबाइल टॉर्च जलाकर इसका समर्थन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की बात की। उन्होंने कहा कि हमने अपनी गारंटी पूरी की। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भगवान राम के ननिहाल से भी मोदी को भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पक्के घर नहीं मिलने दे रही है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस की विदाई पक्की है और आपका घर भी पक्का है। बीजेपी की सरकार बनते ही मेरा काम यहाँ शुरू हो जाएगा। चीन ने दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज बांटा और अब वह सबसे बड़ा कर्ज वसूलने वाला देश बन गया है। चीन के कर्ज की मार से पाकिस्तान, श्रीलंका और कंबोडिया जैसे देश कराह रहे हैं। चीन के कर्ज के बारे में अमेरिका की एक संस्था ने बड़ा खुलासा किया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज वसूलने वाला देश बन गया है। चीन का भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका समेत विकासशील देशों पर $1.1 ट्रिलियन का कर्ज है। अमेरिकी शोध संस्था एडलैब की एक ताजा रिपोर्ट में चीन के इस कर्जजाल का खुलासा हुआ है। चीन के कुल कर्ज का 80% ग्लोबल साउथ के देशों पर लदा हुआ है। इसमें से $70 अरब का कर्ज चीन ने केवल पाकिस्तान को दिया हुआ है, जो डिफॉल्ट की कगार पर पहुंच गया है और उसने अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक से कर्ज की भीख मांगी है। यही हाल श्रीलंका का भी है, जिसने चीन ड्रैगन के आगे घुटने टेकते हुए कर्ज में राहत की गुहार लगाई है। एडबल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से ही चीन दुनिया का सबसे द्विपक्षीय कर्जदाता देश बन चुका है। चीन के मुख्य विकास बैंक ने साल 2008 से लेकर 2021 के बीच में $500 अरब का भारी भरकम कर्ज बांटा है। इसमें से काफी कर्ज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन अब अंतर्राष्ट्रीय कर्ज वसूलने वाले देश की भूमिका में आ रहा है। चीन ने दुनिया में BRI के तहत अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें से ज्यादातर सफेद हाथी साबित हुए। अब चीन ने इस कर्ज को उन देशों से वसूलना शुरू कर दिया है। चीन ने केन्या में रेलवे प्रोजेक्ट शुरू कराया तो कंबोडिया में पावर प्लांट, वही पाकिस्तान में CBEC परियोजना एड डेटा के शोधकर्ताओं ने पाया
कि चीन ने साल 2000 से 2021 के बीच में कम आय वाले 165 देशों में 20,985 प्रोजेक्ट शुरू किए और इसके लिए उसने ग्रांट और लोन के रूप में $1.34 ट्रिलियन कर्ज बांट दिया। शोधकर्ताओं ने पाया कि चीन लोन बहुत बढ़ता गया और कई प्रोजेक्ट तो कैंसिल करने पड़े या फिर उनका काम रोकना पड़ा। अब ये देश चीन का कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं और ड्रैगन को इन देशों के डिफॉल्ट होने का खतरा सता रहा है। इस साल जून में अफ्रीकी देश जाम्बिया ने चीन के साथ $6.3 अरब के कर्ज के पुनर्गठन का समझौता किया। इसी तरह से चीन को श्रीलंका के कर्ज को भी रिस्ट्रक्चर करना पड़ा था। वही चीन को पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए अरबों डॉलर का नया कर्ज देना पड़ा। चीन के इस कदम से पाकिस्तान कर्ज की और ज्यादा दलदल में फंस गया है। उसे चीन का कर्ज चुकाने के लिए IMF से गिड़गिड़ाना पड़ा है। IMF ने कर्ज देने से हाथ खींच लिए थे, लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान को कर्ज मिला है। पाकिस्तान ने कुल 68.90 अरब के 161 लोन ले रखे हैं, जो चीन के देशों के आधार पर लिए गए कर्ज की सूची में तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान से ऊपर रूस और वेनेजुएला है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए चीन ने 28 अरब डॉलर का कर्ज दिया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। कमल हसन ने अपने बर्थडे पर अपनी फिल्म ठग लाइफ का टीजर रिलीज कर दिया है। ये टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। टीजर को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये फिल्म कई रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकती है। साउथ के सुपरस्टार कमल हसन ने अपने 69वें बर्थडे पर फैंस को शानदार तोहफा दिया है। एक्टर ने अपनी मच एवेटेड फिल्म ठग लाइफ का धमाकेदार टीजर रिलीज कर दिया है। इस फिल्म के चंद सेकंड के टीजर ने इस बात का इशारा कर दिया है कि ये फिल्म KGF और बाहुबली के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर सकती है। इस चंद सेकंड के टीजर में कमल हसन की एंट्री से लेकर फिल्म का पिक्चराइजेशन जबरदस्त है, जो आपको लार्जर देन लाइफ का फील देगा। कमल हसन ने ये टीजर अपने बर्थडे पर रिलीज करके फैंस का दिल एक बार फिर से जीत लिया है। इस टीजर की शुरुआत में मैदान नजर आ रहा है, जिसमें कमल हसन अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। एक्टर ने एक क्रीम कलर की शॉल ओढ़ी हुई है और हाथों में पट्टियां बंधी है। लंबे बाल, आंखों में गुस्सा और कराटे का एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ लोग काले कपड़े में उनकी ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही मिनटों में कमल हसन इन सभी लोगों का ऐसा हाल कर देते हैं कि वो ढेर हो जाते हैं। इस फिल्म का नाम पहले KH 234 था, लेकिन बाद में इसे बदलकर ठग लाइफ कर दिया गया। फिल्म का ट्रेलर भी जल्द रिलीज होगा। फिलहाल ये फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है और जल्द ही फाइनल स्टेज पर पहुंचेगी। ठग लाइफ फिल्म मणिरत्नम के बैनर के तले बनी है। इस फिल्म में कमल हसन ने भी पैसा लगाया है। फिल्म में कमल हसन के अलावा दुलकर सलमान, जयम रमी, भवी रमी और नासिर लीड रोल में है। फिल्म का डायरेक्शन मणिरत्नम ने किया है। फिल्म के चंद सेकंड के टीजर ने सभी को बेचैन कर दिया है। ये पैन इंडिया रिलीज होगी, जिसे आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देख सकेंगे। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।